प्रकाश आज शुरू करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स दोस्तों आपको पता होगा कि इरेशनल नंबर्स होता क्या है। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जैसे कि 2/3 मान लीजिए, हम मान लेने कहे हैं ये ही है, ये नहीं बताएं, मान लीजिए तो ये कभी इसको काट सकता है क्या? कभी नहीं काट सकता है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो काटता नहीं है, जिससे कुछ कटता नहीं है, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब एक होता है जैसे पॉइंट के बाद 2 2 2 6 या 2 2 2 होते चला जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 6 6 6, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन होते चला जाएगा, सो ऑन होते चला जाएगा। मान लीजिए पॉइंट में भी रहे तो 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन होते चला जाएगा। तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है जैसे कि पॉइंट के बाद 0 1 हुआ, 0 0 1 हो गया, अब 0 0 0 1 हो जाएगा, अब फिर से 0 0 0 0 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स को कहेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अब सिर्फ यही नहीं होता, मान लीजिए √2 एग्जाम्पल होता है, √3 √2 √5 √7 पाई, ये सारा के सारा नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आज कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है ना। मान लीजिए लेट P बी अ प्राइम नंबर, इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। यही क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ a, कोई भी a का प्राइम फैक्टर मान लीजिए कोई भी p है, तो p प्राइम फैक्टर मान लीजिए 13 का प्राइम फैक्टर को भी प्राइम नंबर मानेंगे, मान लीजिए 26 का या फिर 18 का प्राइम फैक्टर को भी मानते हैं, तो क्या होता है 2 9 फिर 3 3, तो ये सारा का सारा प्राइम फैक्टर है। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लिए हैं कि कोई एक नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? a मान लीजिए ये नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर होगा क्या? प्राइम फैक्टर ऑफ a इज a का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, मान लीजिए P1, हमको ये वैल्यू पता नहीं है कि P1 क्या है, P1 P2 P3 ऐसे करते 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 P पे Pn तक चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमको पता था कि 18 है, तो यहाँ पे 3 ही आया। यहाँ पे हमको नहीं मालूम है कि ये कितना फैक्टर होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको a का वैल्यू P1 P2 P3 और करते 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 हमको नहीं पता कि कितने बार में कटेगा, तो हम n टाइम्स तक समझ लेते हैं कि n टाइम्स तक ये पूरा का पूरा फैक्टर कर देगा, है ना। ठीक है दोस्तों, अब इतना, जहाँ पे वेयर P1 P2 P3 और Pn तक क्या है, ऑल आर प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स में क्या होता है, जब फैक्टर होता है तो क्या होता है, वो सारा का सारा फैक्टरेबल टर्म्स जो होता है, मीन्स जो फैक्टर करता है जिसको, वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे आपने देखा था 18 को फैक्टर करेंगे तो 2 से फिर 3 से फिर 3 से, इस तरह से वो प्राइम नंबर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कि a जो ये है a है, वो P1 P2 P3 इसका फैक्टर हो गया। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड समझ लीजिए एक तरह से, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर अगर करेंगे तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn का होल स्क्वायर हो जाएगा।
होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर, ऐसे करते करते Pn का भी स्क्वायर। अब बताइए इसका जो फैक्टर था, इसका फैक्टर इसी में कहीं ना कहीं एक होगा, इस स्क्वायर का फैक्टर कहीं ना कहीं इसी में एक होगा, जो बिल्कुल इसको साबित करता होगा। तो यहाँ पे देखिए, देखेंगे कि फ्रॉम द यूनिकनेस थ्योरम, जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि वो थ्योरम क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम जानते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब इसका फैक्टर भी इसी में से कहीं ना कहीं होगा ही, बिल्कुल होगा। तो कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर का फैक्टर P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए का फैक्टर भी कहीं ना कहीं P1, P2, P3, Pn के फैक्टर में होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर ये स्क्वायर है, तो अगर एक इसका फैक्टर ये है तो इसका फैक्टर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं इसी में। तो हम कह सकते हैं कि P जो है, ये देखिए P1, P2, P3 ऐसे करते करते कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके बीच में एक P भी आएगा जो कि इसका फैक्टर होगा। यहाँ पे P स्क्वायर भी आएगा जो कि इसका फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। तो यहाँ भी एक P आएगा जो कि इसका फैक्टर होगा ए का। तो यहाँ पे कह सकते हैं P इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, P इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले हम मैथ का गलत तरीका यूज़ करते हैं, मतलब कि इसको हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर ना होके ये रेशनल नंबर है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन कि ये रेशनल नंबर ना होके रेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे तो मान लेते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए रेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। रेशनल नंबर का क्राइटेरिया होता है कि P/Q के फॉर्म में रहे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यही होता है रेशनल नंबर का। अब दोस्तों √5 को हम क्या लिख सकते हैं, हालांकि रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है ना, लिख सकते हैं। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर 5 मिलेगा और इधर P²/Q² मिल जाएगा। इतना तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q² मतलब 5Q² इक्वल टू P²। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बात। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 यहाँ पे, ताकि आगे हमें काम दे। अब जब Q² इक्वल्स टू P², 5Q² इक्वल्स टू P² है, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना कि Q² होगा P²/5 के टर्म में होगा। अब बताइए दोस्तों, कोई भी नंबर मान लीजिए कि हम 16/2 लिख दिया, मान लीजिए P² का वैल्यू 16 है, मान लीजिए यहाँ पे ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या का रहने का मतलब क्या होता है
किसी भी संख्या का रहने का मतलब होता है कि वो उसको डिवाइड कर रहा है, वो उसको फैक्टर कर रहा है। ठीक, फैक्टर कर रहा है। अब देखिए ये तो कटेगा 8 बार में, तो ये हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको बस समझना है ये कि इसका रहने का मतलब क्या है। इसका रहने का मतलब है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है या फिर कट कर रहा है ना। अब इसको डिवाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हमने कुछ देर पहले एक फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम पढ़ा था। ये किससे आ गया? बाई फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। ठीक है, ये किससे आ गया? बाई फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर अब कोई किसी का स्क्वायर किसी से डिवाइड होगा तो उसका जो मूलभूत संख्या होगा वो भी तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसीलिए p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है जी, इतना तक समझ में आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि p इक्वल टू 5 इंटू कोई भी एक संख्या हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू कोई भी एक नंबर हो जाएगा और उस नंबर को हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए m मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए m मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए p इक्वल टू 5m हो गया। अब इसी चीज़ को हम इक्वेशन में डाल देंगे। इसी चीज़ को हम इक्वेशन में डाल के देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कि देखिए क्या था 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p का वैल्यू कितना है? 5m है। अब देखिए 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे ये अगर ये आ गया तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे ये 5 टाइम्स कटेगा 5, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर आ गया। और m स्क्वायर क्या आ जाएगा? अब m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5 आएगा, है ना। m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5। मतलब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे पी स्क्वायर डिविजिबल था किससे? 5 से, और यहाँ पे फिर से q स्क्वायर भी डिविजिबल हो गया 5 से, फिर से हो गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए अगर q स्क्वायर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखे थे कि 5 फैक्टर था p स्क्वायर का, तो यहाँ भी 5 फैक्टर हो गया q स्क्वायर का। इसका मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ q, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। तो दोस्तों एक ही नंबर अगर p का भी फैक्टर होगा और q का भी फैक्टर होगा तो ये तो नहीं हो सकता है, ये तो फिर इक्वल आएगा ही नहीं। अगर हमने देखा है ये अगर एक ही नंबर 5 का ये 5 इसका भी फैक्टर होगा, यही 5 इसका भी फैक्टर होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं आएगा ना। तो इसीलिए p एंड q हैव बोथ कॉमन फैक्टर, इसीलिए कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम ये कॉन्ट्राडिक्शन माने ही है कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यही कॉन्ट्राडिक्शन मान लिए हैं। अगर यही कॉन्ट्राडिक्शन हम नहीं मानते तो वहाँ पे ये आने वाला नहीं था। इसलिए हम कह देंगे कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन आता है कि √5 यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में आ जाएगा √7 प्रूफ कीजिए, √3 प्रूफ कीजिए, √5 प्रूफ कीजिए, रूट कोई भी संख्या प्रूफ कीजिए, √p, √m, √x कुछ भी प्रूफ कर दीजिए। तो दोस्तों हर एक इरेशनल नंबर का प्रूफ सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, कोई अलग विधि नहीं लगेगा, कोई अलग मेथड आपको लगाना नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम जैसा एक का प्रूफ होगा वैसा ही सारे का प्रूफ इसी तरह से होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, और सारा क्वेश्चन हम और अलग अलग करके नहीं बता रहे हैं, इसी से सारा कुछ प्रूफ होगा। बस √5 की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √2, √3, √7, √p, √x कुछ भी, एनीथिंग, तो कुछ भी रहे इस तरह का, तो आपको प्रूफ ठीक इसी तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं, करेंगे ठीक उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। मान लिए 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे होता है? रेशनल नंबर होता है 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? तो रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है ना? p/q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे कंडीशन भी है q ≠ 0 होगा ना? बिल्कुल सही। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2√5 = p/q-3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए √5 = अगर इसको हम एलसीएम ले लें तो p-3q/2q, यानी कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमको ये वाला नंबर, हमको ये इंटीजर हमको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये इंटीजर कैसे आएगा? जब ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर होगा, सारा का वैल्यू इंटीजर होगा, तब इसका वैल्यू क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। अब वो इंटीजर कुछ भी है, रियल नंबर है ना? तो यानी कि कह सकते हैं कि ये वाला जो है 2q है यहाँ पे, तो 2q एक इंटीजर होगा, तो जाहिर सी बात है ये 0 तो होगा नहीं। तो मतलब p-3q/2q, 2q किसके बराबर होगा? रेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। जब ये रेशनल नंबर हो गया तो इसके बराबर वाला संख्या क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर होगा, यानी कि √5 एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने अभी देखा था कि √5 एक रेशनल नंबर होगा नहीं, ये √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमने किया है, दिस इज़ रॉन्ग, यानी कि क्यों रॉन्ग? क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया फिर से, यहाँ रेशनल मान रहे हैं, यहाँ इरेशनल मान रहे हैं, इरेशनल आ रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने यहीं पे गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया है। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसी को रेशनल नंबर मान लिया है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों देखिए प्रूफ हो गया कि √3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अभी तक।